हेलो गाइस, तो लेके आ चुके हैं हम आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं गाइस। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो गाइस, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसका इंग्लिश होता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधा रेखा में गमन करती है। हमेशा प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी गाइस, किसी भी दिशा में नहीं करेगी, टेढ़ी ही रेखा में कभी नहीं जाएगी ये। उसके बाद है प्रकाश तरंग। क्या किसका उदाहरण है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है गाइस। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा देखेंगे, मारिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमेशा होती है। उसके बाद है गाइज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी तथा सीधा होगा। उसके बाद है गाइस, एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होगा वो r = होगा गाइस, r = तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है गाइस। उसके बाद है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी देखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। उसके बाद है, एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर होगी। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, अगर समतल दर्पण के पास 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका 2 गुना बनेगा। 2 गुना प्रतिबिंब बनता है तो वह 200 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, उस 200 सेंटीमीटर पर बनेगा। उसके बाद है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। उसके बाद है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तक के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पे ही लागू होते हैं। सभी परावर्तक पृष्ठों पे परावर्तन के नियम लागू होते हैं। उसके बाद है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं गाइस? ध्रुव। ध्रुव पोल जिसको कहते हैं वही होता है ध्रुव। उसके बाद हाँ गाइस, तो अगला क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद है गाइस, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? किसी गोलीय दर्पण की उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? उसकी आधी होगी, हमेशा आधी होगी गाइस। आधी मिले टिक मार दीजिएगा, बिना देखे। आधी मिले टिक मार दीजिएगा, देख के ही मारेंगे ना। उसके बाद है, अभिसारक दर्पण है। अभिसारक दर्पण उत्तल दर्पण। अभिसारक किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण को। और अपसारी किसको कहते हैं? याद रखिएगा, अभिसारक हमेशा अभिसारक उत्तल को कहेंगे। ठीक है गाइज। और जो रहता है अपसारक जो कहेंगे वो अवतल दर्पण को हमेशा कहेंगे। उसके बाद है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये अलग अलग है। और इसमें क्या संबंध है? इसमें है r = 2f। ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, निकलता है यहाँ से f = r/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2f = 2f = r हो जाएगा गाइज। 2f = r। तो ये ऑप्शन किस में? ए में। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, r = 2f। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद गाइज, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 होगी। अभी तो आपने पढ़ा है गाइज कि एफ निकालना है, f = r/2। तो r/2 f = 20/2।
तो जब इसको काटेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है, तो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बच जाएगा। उसके बाद है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें भी फोकस दूरी बोल रहा है तो ये भी हो जाएगा एफ इक्वल टू 32/2 इक्वल टू कट जाएगा गाइज 16 बच जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सी। उसके बाद है गाइज किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण की, और जो उत्तल दर्पण उसका धनात्मक होगा। उसके बाद है गाइस जब वस्तु अवतल दर्पण यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो प्रतिबिंब है अगर सी पर होगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा गाइस। अगर सी पर होगा तो सी पर ही बनेगा, अरे एफ पर होगा तो अनंत पर बनेगा, एफ पर होगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है गाइस, एफ पर होगा तो अनंत पर। उसके बाद है इसका सी पर ही बनेगा अगर सी पर हो तो, ठीक है। उसके बाद है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से खड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच मतलब पी और एफ के बीच होना चाहिए, जो है पी और एफ, सॉरी गाइस मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, पी और एफ के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसका ये होगा आंसर, तो चौथा डी नंबर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है? इसका दर्पण या तो समतल होगा या उत्तल, कोई भी दर्पण हो सकता है, समतल भी दर्पण हो सकता है या फिर उत्तल भी दर्पण हो सकता है। उसके बाद है कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा, तो ये वस्तु के आकार से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण बनाएगा। उत्तल दर्पण बनाता है छोटा प्रतिबिंब। उसके बाद किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो देखते हैं अवतल दर्पण से। हाँ तो हेलो गाइस, तो ये जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा अवतल दर्पण से बनता है, लेकिन गाइस हमको लग रहा था ये गलत है क्योंकि दोनों अवतल दर्पण से नहीं बनेगा। ये तो सही है कि अवतल दर्पण से बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही बनता है, लेकिन ये जो है ये गलत है, इसमें अवतल दर्पण नहीं होगा गाइस, अवतल दर्पण नहीं होगा। यहाँ काटिए और यहाँ कीजिए उत्तल दर्पण, ये भी काटिए, ये भी गलत है, इसका होगा ए होगा इसका आंसर गाइस, उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। ई काटिए गाइस, ई काटिए, ई नहीं होगा आपका आंसर, ए होगा, ए आंसर होगा आपका, ठीक है गाइस, ए होगा आंसर, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। और जो बड़ा बनता है अवतल दर्पण से, बड़ा सही है, ये बड़ा सही है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आइए गाइस। अब कितना क्वेश्चन हुआ गाइस? 22 क्वेश्चन हो गया। अब 23वां नंबर क्वेश्चन। हाँ गाइस, तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है। हाँ गाइस, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है, सही है, वास्तविक भी होता है, दोनों हो सकता है। उसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसके बाद है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कहाँ होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, हाँ गाइस, तो उसके बाद है जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह प्रतिबिंब आभासी
और सीधा होता है, आभासी और सीधा होगा या प्रतिबिंब। उसके बाद उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है गाइस। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो बीम को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, बीम का अवतल दर्पण। उसके बाद है किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत। उसके बाद है वाहनों का में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में जो होता है उत्तल दर्पण लगाया जाता है। हमेशा वाहन में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे दिखे बड़ा बड़ा गाड़ी ये सब जो दिखे वो बड़ा थोड़ा दिखे और दिखे अच्छा से, बड़ा कहते हैं सॉरी छोटा दिखे, मिस्टेक। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, आगे अवतल दर्पण, पीछे उत्तल दर्पण। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर चालक के सामने उत्तल दर्पण, हमेशा उत्तल दर्पण मोटर चालक के सामने लगा रहता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। उसके बाद हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत मतलब होता है गाइस, हजामत हम लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं, दाढ़ी हो गया, फिर बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ जो सामने शीशा लगा रहता है उसी को कहते हैं हजामत। शीशा जो रहता है वह दर्पण किसका होता है? कौन सा दर्पण होता है? तो वह अवतल दर्पण होता है गाइस। तो यहाँ 34 क्वेश्चन हो गया है। हम आज आप लोग को 55 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 55 क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि व्यू बहुत कम आ रहा है। देख रहे हैं वीडियो डाल तो रहे हैं लेकिन ना लाइक आ रहा है, ना सब्सक्राइब कोई कर रहा है, ना कमेंट कोई कर रहा है, व्यू भी बहुत कम जा रहा है गाइस। आगे देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। 34 हुआ, 35। हाँ तो गाइस 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर दर्पण का सूत्र है, सॉरी गाइस दर्पण का सूत्र है। 35वां बोल रहा है दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र, यही होता है गाइस। दर्पण का सूत्र है कौन सा होगा? डी दर्पण का सूत्र होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र पूछ रहा है। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र जो होता है लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u होगा। माइनस, दर्पण में प्लस लगता है, और ये माइनस हो गया, यह हो गया लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होएगा ये गाइस, लेंस सूत्र है ये। उसके बाद हो गया कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन से लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो जो हम अभिसारी लेंस कहा जाता है वो उत्तल लेंस को कहा जाता है। अब यहाँ गाइस लेंस का बात हो रहा है, दर्पण नहीं, लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस जो है वो अवतल लेंस को कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद है गाइज विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस। उसके बाद किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो जो बनाता है वो उत्तल लेंस बनाता है गाइज, उत्तल लेंस बनाता है। वैसा जो वास्तविक बनाता है उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस हमेशा बनाता है। उत्तल लेंस बनाएगा, उत्तल लेंस इसका आंसर है। उसके बाद किस प्रकार का आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ देखिए गाइज आंसर ये है, आंसर ये होगा। आंसर में टिक भी मार दिए हैं, आंसर होगा अवतल लेंस बनाता है। उसके बाद अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, छोटा होगा। अवतल लेंस से जो बनेगा, अवतल लेंस से जो भी
प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से हमेशा छोटा होगा। उसके बाद है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो बनता है वो आभासी बनता है गाइस, आभासी बनता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से हम लोग कैसे लेंस बनाएंगे। लेंस होता है जो आदमी लोग चश्मा लगाते हैं, व्यक्ति लोग चश्मा लगाते हैं, वही हुआ लेंस। तो जल का कर सकते हैं, जल में आर पार देख सकते हैं, कांच में भी दिखता है, प्लास्टिक में भी दिखता है, मिट्टी में नहीं दिख सकता है, मिट्टी से बन भी नहीं सकता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। बीम को उत्तल लेंस के सामने गाइस फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे। तो यहाँ से 45 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है, 10 क्वेश्चन और बचा है गाइस। तो चलिए 46वां क्वेश्चन। हाँ गाइस, तो 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो है, रुकिए गाइस हम करते हैं। 46वां क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, दोनों अवतल होंगे गाइस, दोनों अवतल होंगे, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों अवतल होंगे। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, नहीं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, नहीं। 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस, यस गाइस, ये हम लेंस पसंद करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उसके बाद है गाइस किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस उपयोग करते हैं। तो हम जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा होगा उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस, तो हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। उसके बाद क्वेश्चन है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। किरण के मुड़ने को अपवर्तन कहा जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, विलंब की ओर मुड़ जाएगी या विलंब से दूर भागना चाहेगी, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे हम। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये है जो म्यू कहते हैं, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो sin i बटे sin r होगा। इसका जो होता है sin i बटे sin r इक्वल टू जो होता है वो म्यू होता है गाइज। म्यू मतलब होता है स्थिरांक होता है, म्यू मतलब स्थिरांक। रुकिए गाइज लिख देते हैं हम, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। म्यू इक्वल टू स्थिरांक होता है गाइस। म्यू को स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट इसी को कहते हैं। उसके बाद स्नेल के नियमानुसार होता है। स्नेल के नियमानुसार क्या होता है। स्नेल के नियमानुसार अभी बताएं गाइस, म्यू इक्वल टू sin i बटे sin r, यही होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम है। तो ये किसका प्रकाश का अपवर्तन। अभी बताए थे प्रकाश का अपवर्तन अभिलंब की ओर मुड़ना चाहेगा या फिर अभिलंब से दूर भागना चाहेगा, तो प्रकाश का अपवर्तन का है। किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो ये p इक्वल टू 1/f फॉर्मूला होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगला है लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और इसका जो आंसर होगा गाइस ये वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा, नहीं बताएं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। उसके बाद है निम्न में से किसका मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। हाँ गाइस, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और व्यू कम जा रहा है गाइस, व्यू भी बढ़ाइए किसी तरह। ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।